सुबह के 10 बजे के करीब वो उस सामने वाले फ्लैट में आया था। पहली दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया था। अस्सलामुअलैकुम आंटी, उसने सामने खड़ी मिसेस बुखारी को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सलाम का जवाब देकर उन्होंने उससे हाल अहवाल दरियाफ़्त किया। मैं ठीक हूँ। वो लड़की कैसी है आंटी? उठी नहीं अभी तक? जायान ने मिनहल के मुतालिक सवाल किया था। वो तो सुबह से उठी हुई है बेटा। क्या फ़ैसला किया तुमने? मिसेस बुखारी ने उसकी तरफ खोजती नज़रों से देखते हुए पूछा। आंटी, क्योंकि और कोई हल नहीं है इसलिए मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जायान ने बेदिली से कहा। उसने आज तक किसी के बारे में सोचा ही कहाँ था, जोया के अलावा। किसी की मदद करना उसके गले में इस तरह आ जाएगा, उसने कभी ना सोचा था। बेटा, तुम्हारा फ़ैसला बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला तुम्हें इसका ज़रूर अजर देगा। तो बेटा, शाम तक मौलवी साहब का इंतज़ाम कर लो, मिसेस बुखारी ने खुशी से कहा। लेकिन आंटी, क्या वो मान जाएगी? मैं ज़िंदगी में कभी भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं रहा। जायान ने मिनहल की रजामंदी पूछना चाही थी। बेटा, इस वक्त उस लड़की का कोई नहीं है, वो बिल्कुल बेआसरा है और इन हालात में वो कैसे मना कर सकती है भला? मिसेस बुखारी ने दानिशमंदी से कहा। ठीक है आंटी, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। आप तब तक उससे इस मुतालिक पूछ लीजिए, क्योंकि निकाह नामे पर सब लिखवाना पड़ेगा, जायान ने बेजारी से कहा, क्योंकि वो कहाँ राज़ी था इस निकाह के लिए। ठीक है बेटा, मिसेस बुखारी ने इस बात में सर हिलाया और फिर जायान नागवारी चेहरे पर लिए वहाँ से निकलता चला गया। चाची, मम्मा कहाँ है? तभी लिज़ा, जो अभी सोकर उठी थी, जोया को ना पाकर उसने रुबाब से पूछा। बेटा, आपकी मम्मा डॉक्टर के पास गई हैं, अभी आती ही होंगी, रुबाब ने धीमे लहजे में कहा, जबकि चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। क्या हुआ है मेरी मम्मा को? लिज़ा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बुखार था, इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर तो ठीक हो जाएंगी आपकी मम्मा, रुबाब ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। लेकिन चाची, वो मेरी दोस्त है ना मरियम, उसकी मम्मा भी हॉस्पिटल गई थी और फिर वो अल्लाह ताला के पास चली गई वहाँ से। मेरी मम्मा को तो कुछ नहीं होगा ना? लिज़ा ने मासूमियत से पूछा। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं कहते हैं, आ जाएंगी अभी आपकी मम्मा, रुबाब ने उसे गले लगाते हुए तसल्ली दी। अब वो उस नन्ही सी बच्ची को क्या बताती कि उसकी मम्मा उस वक्त मौत से लड़ रही हैं। आप सच कह रही हैं ना? मेरी मम्मा मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? तभी लिज़ा ने दोबारा सवाल किया था। नहीं लिज़ा बेटा, वो अल्लाह है ना, आप अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए, रुबाब ने उसे बहलाना चाहा। रुबाब को उसके सवाल बहुत तकलीफ़ दे रहे थे। ओके चाची, मैं अल्लाह से कहूँगी कि मेरी मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दे, लिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड गर्ल, चलो आओ नाश्ता कर लो, मैं उन दोनों शरारतियों को भी लेकर आती हूँ, रुबाब ने उसके गाल पर प्यार करते मोहब्बत से कहा और उसको डाइनिंग टेबल पर बिठाकर होजान और आसाल को लेने उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। मिसेस बुखारी मिनहल को हल्का फुल्का तैयार कर चुकी थी। वो हल्के मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। उसके अपनों ने उसके साथ जो कुछ किया था, आज फिर वो किसी के साथ बनने जा रही थी, और इंसान भी वो जिसे वो जानती तक ना थी। दर्द की टीसें मुसलसल उसके दिल में उठ रही थी। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो ना था। वो करती भी तो क्या करती? उस वक्त वो उसे सहारा दे रहा था, उसको रहने के लिए छत दे रहा था। उस वक्त उसके लिए यही काफ़ी था। वो चाहती तो अपने वालिदैन के पास भी जा सकती थी, लेकिन वो अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो कि किस तरह उनकी बहन ने उनकी बेटी के साथ जुल्म किया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब मिसेस बुखारी कमरे में दाखिल हुई थी और उसे घूंघट ओढ़ाकर साथ लिए ड्राइंग रूम में चली आई, जहाँ निकाह का मुख्तसर सा इंतज़ाम किया गया था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू ही किया था जब वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस जायान का मोबाइल बजा। कॉल हॉस्पिटल से थी। उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया था। लेकिन इस वक्त मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, क्या आप किसी और डॉक्टर को नहीं बुलवा सकते? जायान ने परेशानी से पूछा। देखिए डॉक्टर जायान, इस वक्त किसी की ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाइए, पेशेंट की जान खतरे में है, दूसरी तरफ से हाकिमाना लहजे में कहा गया था। ओके सर, मैं आता हूँ, जायान ने हामी भरते फ़ोन रखा और अब परेशानी से सबको देख रहा था। क्या हुआ जायान, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी वो सोफे से उठा ही था जब मिसेस बुखारी ने जल्दी से पूछा। सॉरी आंटी, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जायान ने बेबसी से कहा। लेकिन बेटा, अभी निकाह हो रहा है और तुम इस तरह बीच में सब छोड़कर कैसे जा सकते हो? मिसेस बुखारी ने अचंभे से कहा। आंटी, निकाह बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी मरीज़ की जान चली गई तो वो कभी नहीं आएगी वापस। मैं माजरत ख्वाह हूँ, अभी मुझे जाना होगा,
ज़ायान माजरत करता वहाँ से निकलता चला गया। मिनहल की आंखों से 2 आंसू निकलकर गालों पर फिसलते हाथों पर आ गिरे थे, जिन्हें वो फौरन साफ कर गई। अब झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मिसेस बुखारी को अपने ठीक होने का एहसास दिला रही थी। डॉक्टर, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब तक आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट क्यों नहीं किया? डॉक्टर। अस्पताल के अमले को काफ़ी देर से यहाँ वहाँ भागते देख हैशम खान गुस्से से घुर्राया था। आयशा ने फिक्रमंदी से हैशम खान की जानिब देखा। वो उस वक्त बहुत गुस्से में था और आयशा जानती थी कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मिसेस खान, बस 1 घंटे तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि डॉक्टर को फ़ोन कर दिया गया है, वो बस आने ही वाले होंगे। नर्स ने धीमे लहजे में कहा। लेकिन ये कैसा हॉस्पिटल है? सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक आप लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। हैशम खान की गरजदार आवाज़ एक दफ़ा फिर कॉरिडोर में गूंजी। मिस्टर खान, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ब्लड टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया है। अब रिपोर्ट्स का अब तक ना आना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नर्स ने बिगड़े तेवरों से जवाब दिया। शायद वो भूल चुकी थी कि उस वक्त किससे मुखातिब है वो। हैशम का यूं चिल्लाकर बात करना उसे अंदर तक सुलगा गया था। आप हमसे बदतमीजी कर रही हैं? हैशम खान तड़क कर बोला। सॉरी सर, ये अभी नई आई हैं, शायद आपको जानती नहीं। इससे पहले कि नर्स फिर कुछ कहती, वहां से गुजरता डॉक्टर उसे यूं हैशम खान से बहस करते देखकर उधर आया था, इसलिए फौरन आगे बढ़कर उसने बात को संभाला। डॉक्टर, आपने ऐसे कौन से डॉक्टर को बुलाया जो अब तक नहीं आया? क्या आपके हॉस्पिटल का अमला इस हद तक सुस्त है? हैशम खान ने अपने गुस्से को जब्त करते पूछा। सॉरी सर, वो अब। इससे पहले कि डॉक्टर बात पूरी करता, दूसरी नर्स की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। नर्स की बात सुनते ही वो हैशम खान से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। हैशम खान फिर से बेचैन दिल के साथ वहाँ रखी चेयर्स में से एक पर आ बैठा। आयशा भी भारी कदम उठाती उसके साथ वाली चेयर पर आन बैठी। उसकी आंखें भी अश्कबार थीं। जोया की ये हालत उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। वो जानती थी कि जोया ने बचपन से क्या कुछ सहा है। वो हमेशा से मोहब्बत से महरूम रही है और ये महरूमी ही उसको बिगाड़ने का सबब बनी थी। ये इंसान की फितरत है। जब उसे कोई मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, उसके लिए चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। हाजिम फिलहाल किसी काम से बाहर गया हुआ था। अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी जब एक जोरदार चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंजी। उस चीख ने हॉस्पिटल में छाई खामोशी को बुरी तरह चीरा था। कोई पूरे कुर्ब से चीखा था। उस चीख ने हॉस्पिटल के दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे। हैशम खान और आयशा जल्दी से आईसीयू के दरवाजे की जानिब बढ़े और उस शीशे के पार नजर आते जोया के वजूद को देखकर आयशा के जोरदार झटका लगा था। अंदर बेड पर लेटा वो वजूद अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। दोनों हाथों से उसने अपना सर थाम रखा था। शायद दर्द की शिद्दत थी जो जोया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जोर जोर से अपना सर बेड पर पटकने लगी थी, लेकिन किसी पल सुकून न मिल रहा था उसे। उसके चीखने की आवाज़ें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। डॉक्टर्स अब तेज़ी से अपना काम कर रहे थे। उसे जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। तब जाकर उसके चीखने में कमी आई और फिर आवाज़ हल्की होती गई। आखिरकार वो वजूद एक दफ़ा फिर दुनिया और माफिया से बेखबर हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध पड़ा था। जोया की ये हालत देखकर आयशा के आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। इतनी तकलीफ में आयशा कहाँ किसी को देख सकती थी। उसने आंसुओं से लबालब आंखों से हैशम की तरफ देखा था। हैशम खान खुद को उस वक्त बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। उसने आयशा के हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। आयशा, फिक्र मत कीजिए, आप खुद तो कहती हैं कि हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों इस तरह खुद को रोकर हल्कान कर रही हैं? आप बैठे, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। हैशम खान ने नरमी से उसे कहते अपने कदम डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा दिए। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। हैशम खान ने रूम में दाखिल होते ही अपनी आदत के मुताबिक सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए मिस्टर खान। डॉक्टर ने सलाम का जवाब देते उसे सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जोया की इस हालत की क्या वजह है? हैशम खान ने धीमे लहजे में पूछा। देखिए मिस्टर खान, मिस जोया को काफ़ी अरसे से ब्रेन ट्यूमर है। अब हम नहीं जानते कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। उनके दिमाग के खुलिये बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। अब उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अब ये ट्यूमर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। हम चाहकर भी इस बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। अब बस रब्बे करीम का सहारा है। आप दुआ करें। इसके अलावा डॉक्टर आ चुके हैं, अब शायद वो कुछ कर सके। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा।
डॉक्टर ने हैशम खान को पूरी डिटेल बताई थी और डॉक्टर की बात सुनकर हैशम खान को लगा जैसे किसी ने उसके पांव तले से ज़मीन खींच ली हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता वो बमुश्किल खुद को घसीटता कॉरिडोर तक लाया था। हैशम को आता देख हाजिम और आयशा जल्दी से उसकी जानिब बढ़े थे। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर आयशा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। हैशम, क्या कहा डॉक्टर ने? आयशा ने डूबते हुए दिल से सवाल किया। वो डॉक्टर ने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा हैशम खान की ज़ुबान लड़खड़ाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे बताएं भाई, क्या हुआ? हाजिम ने उसे किसी सोच में गुम देखकर फिर से पूछा। जोया को ब्रेन ट्यूमर है और अब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। हैशम खान ने आंखें बंद करके बमुश्किल पूरी बात बताई। क्या क्या कह रहे हैं आप हैशम? आयशा को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा उसे सुनने में गलती हुई है, लेकिन सामने खड़े हैशम के चेहरे के तासुरात देखकर उसकी बेयकीनी यकीन में बदली थी। वो सकते के आलम में खड़ी खाली खाली नज़रों से हैशम को देख रही थी। यही सच है आयशा? हैशम ने बेबसी से कहा। लेकिन भाई, क्या पता रिपोर्ट्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, हाजिम ने किसी उम्मीद की तहत कहा। हाजिम को तो लग रहा था किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा उंडेल दिया हो। हाजिम, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस वक्त शहर के उस हॉस्पिटल में खड़े हो जहां इस गलती का सवाल ही नहीं उठता। इनके रूल्स कहाँ ऐसी गलतियां अफोर्ड कर सकते हैं? हैशम ने उसके बेमायनी बात पर थोड़े सख्त लहजे में कहा। हैशम, जोया को कुछ होगा तो नहीं? आयशा ने किसी अनजाने एहसास के तहत आस भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते पूछा। आयशा, अल्लाह पर यकीन रखें, हम उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। वो तो रब है, वो जानता है कि किसने कितना वक्त इस फानी दुनिया में गुजारना है। हमें जोया के लिए अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। हैशम ने तसल्ली आमेज लहजे में उसे समझाया। वो अस्पात में सर हिलाती नमाज के लिए हॉस्पिटल में बने रूम में चली गई। उन लोगों ने सुबह से अब तक कुछ ना खाया था। हैशम ने हाजिम की जानिब देखा जो आंखों में नमी लिए खड़ा था। हाजिम, तुम रो रहे हो? रोने से क्या होगा यार, चलो मेरे साथ कुछ खा लो। हैशम ने उसके आंसू साफ करता उसे हॉस्पिटल में बनी कैंटीन की जानिब लिए कदम बढ़ा दिए। या अल्लाह, प्लीज़ जोया को सेहत अता फरमा, उसको लंबी उम्र दे। पहले ही जो वक्त गुजार चुकी है वो, उसमें अजियतों के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। आयशा जाए नमाज पर बैठी बारगाहे इलाही में बुलंद किए हाथ हिचकियों से जोया के लिए दुआ मांग रही थी, जब फिर से उसके कानों ने एक दिलदोज चीख सुनी थी। उस चीख में इतना दर्द और कुर्ब था कि उसके रोंगटे तक खड़े हुए। वो जल्दी से वहां से उठती बाहर भागी। उसके कदम तेजी से आईसीयू की जानिब बढ़ रहे थे। आईसीयू तक पहुंचकर उसने वहां लगे शीशे से अंदर झांका और सामने नजर आता मंजर देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। हैशम और हाजिम भी चीखने की आवाज़ सुनकर वहीं भागे चले आए। मेरा सर फट रहा है डॉक्टर, वो दर्द की शिद्दत से अपना सर पकड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी। दर्द की शिद्दत ने उसे पागल करके रख दिया था। वो मुसलसल चिल्ला रही थी। जब सर को पकड़े एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें डॉक्टर की जानिब उठी और सामने खड़े सर्जन मास्क लगाए जायान को देखकर वो वहीं साकित रह गई। लेकिन उसके सर में उठती दर्द की टीस ने उसे फौरन होश में लेकर आया था। एक झटके से उसने अपने हाथ से लगा कैनोला पूरी कुव्वत से खींच उतारा। बेड से उठकर वो बाहर की जानिब भागी, लेकिन जायान ने जल्दी से उसका हाथ थामकर उसे रोका था। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे, नफरत है मुझे तुमसे, सख्त किस्म की नफरत, इतनी ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई, लेकिन उस वक्त जायान को उसके अल्फाज से ज़्यादा उसकी यह हालत जख्मी कर रही थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, वो एक दफ़ा फिर चिल्लाई। जोया जायान अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था जब जोया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। तभी नर्सें उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जायान ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। अपने मुंह से मेरा नाम मत लो और जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी, मार लूंगी खुद को इसी वक्त। उसने सामने पड़ी ऑपरेशन सीजर को हाथ में लेते हुए अपनी कलाई पर रख कर कहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसका सर घूमा। सीजर पर उसके हाथ की गिरफ्त ढीली हुई और तभी सीजर उसके हाथों से छूटती जमीन पर जा गिरी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, जायान ने उसे थामा और अपने बाजुओं में उठाता बेड पर लेटाया था जाकर।
اس کی یہ حالت دیکھ کر زایان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جس وقت ICU میں داخل ہوا، سامنے بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھ کر اس کی ہمت خود کی جواب دے گئی تھی۔ دل ٹکڑے ٹکڑے تو اسی وقت ہو گیا تھا، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر زایان کو لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے دل پر خنجر چلا رہا ہو۔ اتنی دعاؤں کے بعد وہ ملی بھی تو اس حال میں موت سے لڑتی ہوئی۔ اس کا دل کیا وہ خود کو ہی مار دے، اسی وقت خود کی جان لے لے۔ کتنی اذیت دے چکا تھا وہ اسے، کس تکلیف سے گزر رہی تھی وہ، اور وہ تو بے بس کھڑا بس دیکھ رہا تھا اسے۔ لیکن یہ وقت رونے کا نہیں تھا، اس وقت اس نے خود کو سنبھالنا تھا، اسے زویا کی جان بچانی تھی۔ وہ زویا کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اسے کھونے کے خیال سے ہی اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو، جہاں سے نکلنا بھی ناممکن ہو اور وہاں رہنا بھی موت سے زیادہ اذیت ناک ہو۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر زویا کو نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ اس کے دماغ کو سکون میں رکھنے کے لیے یہ ازحد ضروری تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ زایان کے ہاتھ فل تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اب مزید ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ اب وہ سرجن ماسک اتارتا، لمبی سانس خارج کرتا، وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ماسک اتارتے ہی باہر کھڑے شیشے سے اندر جھانکتے ہیشم، حازم اور عائشہ کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ زایان کو ڈاکٹر کے حلیے میں وہ پہچان ہی نہیں پائے تھے۔ وہ تو سمجھے زویا ڈاکٹر کو زایان سمجھ رہی ہے، اس لیے ایسا بیہیو کر رہی ہے، لیکن سچ میں سامنے کھڑے زایان کو دیکھ کر حازم کی حیرت نفرت میں بدلی تھی۔ ہیشم خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اگر وہ ہاسپٹل میں نہ ہوتے تو شاید وہ اب تک زایان کو کچھ کر چکا ہوتا۔ زایان زویا کا ہاتھ تھامے بیٹھا رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ کسی کو کھو دینے کا درد کیا ہوتا ہے یہ اس وقت زایان اچھے سے جان چکا تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہماری روح کو جسم سے الگ کر رہا ہو، ایسے لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہو، اتنی بھیڑ میں بھی وہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ زویا، اتنی نفرت مت کرو مجھ سے، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میری سانسیں تمہیں ایسے دیکھ کر رک رہی ہیں۔ بہت اذیت دی ہے نا میں نے تمہیں، بہت ظالم ہوں نا میں، مار لو مجھے، جان لے لو میری، لیکن اس طرح آنکھیں مت پھیرو، تمہاری نفرت کی شدت میری جان لے لے گی۔ زایان بے بسی سے رو رہا تھا۔ زویا کی نفرت اسے دردناک اذیت میں دھکیل رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جھنجھوڑ کر زویا کے وجود کو جگائے۔ ڈاکٹر زایان، آپ کو ڈاکٹر راحیل اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ وہ رو ہی رہا تھا جب ایک نرس نے آ کر اسے میسج دیا۔ جلدی سے آنسو صاف کرتا، زویا کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا، پھر اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کیے وہاں سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے قدم روم سے باہر نکالا، سامنے کھڑے ان تینوں کو دیکھ کر اس نے نظریں چرائیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان سے نظریں ملائے۔ کیا ہوا زایان، تمہاری آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ ہیشم خان نے مضحکہ خیز لہجے میں پوچھا۔ بھائی وہ زو اس سے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ہیشم کا بھاری ہاتھ فضا میں اٹھا اور زایان کے منہ پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بھائی، بھائی مت کہو ہمیں زایان، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ تمہیں کیا لگا تم اتنا سب کرو گے اور ہمیں خبر تک نہ ہوگی؟ زویا کی حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، ہیشم خان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ ہیشم خان کے غصے کو اگنور کرتا اس سے گلے لگا تھا، اور تبھی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا، پورے کوریڈور میں اس کی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہیشم خان نے اب تک اس کے گرد اپنے بازو نہیں باندھے تھے، لیکن ہاں، زایان کو ایسے دیکھ کر ہیشم خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو زایان، ہم نے کہا نا ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہیشم خان نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ بھائی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل ہی نہیں ہوں، لیکن پلیز ایسے خود سے دور مت کریں۔ زایان نے تڑپ کر کہا۔ دور ہم نے نہیں، تم نے خود کو کیا ہے، تم خود ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ہم سے رشتہ تم نے توڑا تھا، خود تم نے۔ ہیشم خان نے اسے اس کی غلطی باور کروائی۔ زایان، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہماری نظروں سے، سب کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اب میں مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اس سے پہلے کہ میرا بھی ہاتھ اٹھے، چلے جاؤ یہاں سے۔ حازم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ حازم، میرے بھائی تو۔ زایان تڑپ کر حازم کی طرف بڑھا تھا، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہیں رک جاؤ زایان، اور جاؤ جا کر خوشیاں مناؤ، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، اور کیا چاہتے ہو اب؟ حازم آنکھیں پھیرتے ہوئے حقارت سے بولا تھا۔ اب زایان نے نظریں اٹھا کر عائشہ کی جانب دیکھا، جو نظریں اسی پر ٹکائے یکٹک اسی کو دیکھ رہی تھی۔
عائشہ کو اس وقت سامنے کھڑا زایان قابل رحم لگ رہا تھا۔ یہ وہ زایان تو نہیں تھا جو اس نے اپنی شادی کے بعد دیکھا تھا۔ یہ تو اس انسان کی مانند لگ رہا تھا جو جوئے میں اپنا سب کچھ ہار گیا ہو اور اب لٹا پٹا کسی کے سہارے کی تلاش میں ہو۔ لیکن آج کے نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کا سہارا بنتا ہے؟ لوگ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسنا تو جانتے ہیں لیکن رونے والے کے ساتھ رونا نہیں جانتے۔ عائشہ کو آج وہ دنیا کا سب سے بے بس انسان محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ نظریں جھکا گیا۔ اب ان تینوں کے سامنے وہ کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا اور جیسے بس اپنی سزا کا منتظر تھا۔ بھائی آپ! رحاب جو کب سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اب اس نے حیرانگی سے سامنے کھڑے زایان کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں پکارا۔ زایان نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی رحاب کو دیکھا۔ میری گڑیا، کیسی ہو تم؟ زایان نے کسی امید کے تحت رحاب سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ رحاب بھاگ کر زایان کے گلے لگی اور تب زایان نے جانا کہ بہن کیا ہوتی ہے۔ لفظ بہن کا مطلب کیا ہے؟ بہن تو وہ ہوتی ہے کہ اگر بھائی کچھ بھی کر لے، اگر کسی کا قتل تک کر کے آئے، لیکن بہن کبھی اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہمیشہ شانہ بشانہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر حالت میں کھڑی رہتی ہے۔ اور پھر یہاں تو رحاب تھی، صاف دل کی مالک، وہ نازک سی لڑکی جو کسی کو غم میں دیکھ کر ہی تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ تو زایان کو دیکھ کر کیوں نہ تڑپتی؟ گڑیا، جس انسان نے اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ کیا ہو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، زایان نے زخمی لہجے میں کہا۔ ہیشم کو رحاب کا یوں زایان سے ملنا ناگوار گزرا تھا۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھابھی کیسی ہیں؟ رحاب نے تڑپ کر کہا۔ اس کے سوال پر زایان کی آنکھوں سے آنسو روانگی سے بہنے لگے۔ رحاب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ہیشم نے بے رخی سے کہا تھا۔ رحاب رخصت ہو کر فی الحال مسٹر لغاری کے لاہور والے بنگلے میں ہی گئی تھی۔ حازم نے کال کر کے اسے زویا کا بتایا تھا تو وہ بغیر لمحے کی دیر کیے دانیال کے ساتھ بھاگی بھاگی ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر زایان، ڈاکٹر راحیل کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ نرس جو کب سے خاموش کھڑی تھی اس نے زایان کو یاد دلایا۔ اوکے چلیے سسٹر، زایان نرس سے کہتا ان سب پر ایک بے بس نگاہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ ان کو بعد میں بھی راضی کر سکتا تھا لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ زویا کی جان امپورٹنٹ تھی، جبکہ اب وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ابھی ان پر ایک بڑی قیامت ٹوٹنا باقی تھی۔ رحاب اب عائشہ کے گلے لگی سسک رہی تھی۔ عائشہ نے اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔